हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज हमारे जो मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, ये यूपी पीजीटी में जितने भी राइटर्स हैं उनके तीन तीन क्वेश्चंस मैंने जो हैं वो लिए हैं। तो ये एक रैपिड फायर राउंड है। क्वेश्चंस का लेवल सिंपल क्वेश्चंस हैं। जो लास्ट, अब आपको पता ही है कि 18 और 19 में से कोई एक डेट में आपका पेपर होना है, और ये बात अब कंफर्म्ड है कि ये पेपर अब होना ही है, तो किसी भुलावे में ना रहें। और अब ये पेपर से पहले एमसीक्यूज ऑन ऑथर्स एंड देयर वर्क्स, तो जितने भी राइटर्स हैं उन पे क्वेश्चंस लिए हैं। और अब देखते हैं, रैपिड फायर राउंड है, फटाफट फटाफट आंसर्स का जवाब दीजिएगा। और भाई ऐसा है कि अगर आपको इंग्लिश सूत्रा का ऐप अगर आपने डाउनलोड कर रखा हो तो आप स्टोर में जाकर, अब देखो भाई, बात यह है कि अब यूपी पीजीटी का तो पेपर का आ गया। मैं फिर भी ये चीज़ कहती हूँ कि अगर अभी आज है 5 तारीख और अभी भी 12-13 दिन है, 19 पे टेस्ट हमारे हो चुके। अब लास्ट टेस्ट उसमें होना है 20th, जो फ्राइडे सैटरडे में स्टार्ट होगा और संडे को ख़त्म हो जाएगा। अभी भी 10 दिन अगर बचते हैं और लोग करना चाहते हैं तो दो दो टेस्ट पेपर एक दिन में करेंगे तब भी हो जाएंगे। तो इफ़ दे वांट टू तो ये वाला बैच वो ले सकते हैं और कर सकते हैं। बाकी देख लीजिए आपके पसंद की कोई चीज़ हो तो। अब बस मैं अब आगे जो है वो बढ़ती हूँ। ये रैपिड फायर राउंड है, फटाफट बताना है आप लोगों को। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज कंसिडर्ड वॉल्ट विटमैन्स मैग्नम ओपस। वॉल्ट विटमैन के कौन से वर्क को मैग्नम ओपस माना जाता है? मैग्नम ओपस का मतलब होता है कि यानी कि सबसे बड़ा वर्क, ग्रैंड वर्क कौन सा माना जाता है? और द आंसर इज दैट इज लीव्स ऑफ ग्रास, जो कि सबसे अपने जीवन काल में उन्होंने से काफ़ी बार जो है उसको उन्होंने उसमें पहले वो जो है थोड़ी सी पोएम से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे बढ़ता 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 एक ग्रंथ हो गया ग्रास, जिसे कहा गया है कि सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी। Whitman's poetic style is characterized by its use of rhyming couplets, strict meter, free verse या sonnet form. वॉल्ट विटमैन को कहा जाता है फादर ऑफ फ्री वर्स, सो द करेक्ट आंसर इज फ्री वर्स, दैट इज सी। The opening line, I celebrate myself and I sing myself, is from which of Whitman's poem? ओ कैप्टन माई कैप्टन, व्हेन लाइलेक्स लास्ट इन द डोरियार्ड ब्लूम, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। तो इसका आंसर है सी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। Which of Robert Frost's poem famously ends with the lines and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep? कौन सी जो है पोयम है? और ये वही पोयम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की फेवरेट पोयम थी। Frost's poetry is often associated with the landscape and dialect of रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएट जो है वो दैट इज न्यू इंग्लैंड, दैट इज न्यू इंग्लैंड। द फेमस लाइन गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है? होम बरियल, डिजाइन, मेंडिंग वॉल या द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन? एंड दैट इज मेंडिंग वॉल, दैट इज मेंडिंग वॉल। Which novel by Hemingway tells the story of an American expatriate group in Paris and Spain focusing on Jake Barnes and Lady Brett Ashley? और एक इसके साथ ही आपको लॉस्ट जनरेशन भी इन्हीं से ही जुड़ा हुआ है, और ये पूरा दिख नहीं रहा है क्वेश्चन के, ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। तो ये है एक्सपेट्रिएट ग्रुप है, और कौन सा अमेरिकन एक्सपेट्रिएट ग्रुप है? जेक बार्नेस और लेडी ब्रेट एशले है, और आपको सबको पता है दैट इज द सन ऑल्सो राइजेस, जो कि यूके में फिएस्टा के नाम से आई थी, दैट इज द सन ऑल्सो राइजेस। Hemingway's literary style is known for its elaborate description and complex sentences, stream of consciousness, iceberg theory, and minimalist prose, extensive use of symbolism and allegory. मैंने आपको बताया था हेमिंगवे जाने जाते हैं अपने आइसबर्ग थ्योरी के लिए। आइसबर्ग थ्योरी का मतलब होता है कि जब राइटर
जितना दिखाता है उसका जो अंदर निहित मीनिंग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी चीज़ें वो ऑमिट कर देता है। तो हेमिंगवे इज एसोसिएटेड विद आइसबर्ग थ्योरी। सेंटियागो इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ विच हेमिंगवे नोवेला? सेंटियागो, जिसे कोड हीरो भी कहा जाता है, वो हेमिंगवे के कौन से नॉवल के हीरो हैं? एंड दैट इज द ओल्ड मैन एंड द सी। ठीक है, जिसमें सेंटियागो को सलाव कह के भी पुकारा जाता है क्योंकि ओल्ड क्यूबन फिशरमैन है वो, और वो बहुत लंबे समय से मछली नहीं पकड़ पा रहे हैं। विलियम फॉकनर इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच फिक्शनल कंट्री इन मिसिसिपी? योकनापाफा काउंटी, जेफरसन काउंटी, ऑक्सफोर्ड या मेरिडियन? सबको पता है कौन सा है, एंड द ऑप्शन इज ए, योकनाफटावा। Which of Faulkner's novel uses multiple narrators and stream of consciousness to tell the story of the Compson family's decline? तो भाई देखो, ऐसा है कॉम्सन फैमिली, जिसमें जो ये जो नॉवल है ये 4 पार्ट्स में, सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहले स्पीकर पार्ट का जो स्पीकर है दैट इज बेंजी, दूसरे का है क्वेंटिन, और थर्ड पार्ट का स्पीकर है जेसन, और फोर्थ पार्ट का है एक ओमनिशियंट नैरेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दिखाया गया है, और वो कौन सा है? दैट इज द साउंड एंड फ्यूरी, जो कि डिक्लाइन ऑफ कॉम्सन फैमिली के बारे में बताता है। फॉकनर वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन विच ईयर? कौन से ईयर में उन्हें नोबल प्राइज जो है वो लिटरेचर के लिए मिला था? एंड दैट इज 1947, 1949, 1950 या 1952, and the answer is 1949. That is 1949. Which of Shakespeare's tragedies features the character of Prince Hamlet? प्रिंस हैमलेट हैमलेट में ही है। हैमलेट के साथ ही टी.एस. इलियट का ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कॉन्सेप्ट है जो है उन्होंने हैमलेट में अपने ऐसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में दिया है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाला। और टी.एस. इलियट ने ही इस प्ले को आर्टिस्टिक फेलियर कहा है, और इसी प्ले को टी.एस. इलियट ने ही मोनालिजा ऑफ लिटरेचर भी कहा है, आर्टिस्टिक फेलियर, सॉरी। शेक्सपियर रॉट अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी सोनेट्स? ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी हो सकता है आ जाएं, तो दैट इज 154 सोनेट्स। In Romeo and Juliet, to which family does Juliet belong? Montague, Capulet, Aeschylus, Benvolio. तो वो belong करती हैं Capulets को। That is Capulet. Romeo and Juliet जो कि शेक्सपियर की tragedy of circumstances है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड अ सेमिनल फिगर इन विच लिटरेरी मूवमेंट? सेमिनल का मतलब होता है ओरिजिनल फिगर इन विच लिटरेरी मूवमेंट, एंड दैट इज रोमांटिक एज, रोमांटिसिज्म। Which collection of poems co-authored with Samuel Taylor Coleridge is considered a foundational text of English Romanticism? Songs of Innocence, Lyrical Ballads, Idylls of the King या The Prelude? जो वर्क है दैट इज लिरिकल बैलेड्स। जब ये आया था 1798 में, और इसके साथ ही इसका ये भी है कि ये बिना नाम के पब्लिश हुआ था। इट वॉज पब्लिश्ड एनोनिमसली। The poem Tintern Abbey is an example of Wordsworth's focus on urban life, nature and memory, political satire, epic adventure। तो आपको पता है कि ये है नेचर एंड मेमोरी, जिसमें उन्होंने टिंटन एबे में अपनी जो बताए हैं अपनी स्टेजेस ऑफ लव टुवर्ड्स नेचर जो है वो बताया है। निसिम एस्किल इज अ प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर इन, ऑब्वियसली निसिम एस्किल जो हैं वो भारतीय राइटर हैं इंडियन इंग्लिश पोइट्री, दैट इज इंडियन इंग्लिश पोइट्री। विच ऑफ एस्किल्स पोएम सेटाराइजेस द टिपिकल इंडियन एक्सपीरियंस अब्रॉड? मतलब इंडियन टूरिस्ट एक्सपीरियंस। बेसिकली इसमें उन्होंने ये यहाँ पर है कौन से में उन्होंने
एक इंडियन जो व्यक्तियों की मानसिकता को बताया है, और वो है दैट इज गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, जिसमें उन्होंने जो इंग्लिश यूज करी है वो इंडियन इंग्लिश या बाबू इंग्लिश यूज करी है. Ezekiel's poetry often explores themes of mythology and ancient history, urban alienation and identity, रूरल लाइफ एंड फोकलोर, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट. देखिए इजिकल की पोइट्री अगर आप पढ़ते हैं, चाहे आप उनकी कुछ पोएम्स हैं, जैसे अगर आप नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन फिलॉसफी है या और जो पोएम्स अगर आप उनकी पढ़ते हैं तो उन पोएम्स में बेसिकली एलिनेशन, थीम ऑफ एलिनेशन और आइडेंटिटी देखने को मिलती है मॉडर्न इंडिया में. तो अर्बन एलिनेशन एंड आइडेंटिटी इन मॉडर्न इंडिया. कमला दास रॉट अंडर द पेन नेम. कमला दास जी का वन टाइम पेन नेम था माधवी कुट्टी. वन टाइम पेन नेम था उनका, दैट वाज माधवी कुट्टी. हर ऑटोबायोग्राफी नोन फॉर इट्स फ्रैंक एक्सप्लोरेशन ऑफ life and sexuality is titled My Story, A History of My Times, The Inner World, Memories of My Life. जब इंग्लिश में ये ट्रांसलेट हुई तो इसका नाम था माई स्टोरी, वरना था अंत्यकथा. Kamala Das poetry is known for its distinctive voice and the themes of. बेसिकली कमला दास जी को कहा जाता है वो भारत की सिल्विया प्लैथ कहलाती हैं. क्यों कहलाती हैं? क्योंकि शी वॉज अ कन्फेशनल पोएटिस. वो एक कन्फेशनल पोएट थी. ठीक है जी. और उन्होंने अपने वर्क्स में ओपनली फीमेल सेक्सुअलिटी, लव और डिसइल्यूजनमेंट सभी के बारे में उन्होंने लिखा है. चाहे वो इंट्रोडक्शन हो और या फिर सनशाइन कैट हो, सभी में उन्होंने, या फ्रीक्स हो, उसमें उन्होंने फीमेल सेक्सुअलिटी, लव एंड डिसइल्यूजनमेंट के बारे में बताया है. विच ऑफ मुल्कराज आनंद्स नॉवल एक्सप्रेसेस द प्लाइट ऑफ एन अनटचेबल स्वीपर बॉय नेम्ड बाखा. 1935 का नॉवल जिसमें एक अनटचेबल बॉय बाखा की कहानी है, सिर्फ एक दिन की कहानी है, और वो है दैट इज अनटचेबल. Anand is considered one of the pioneers of which literary movement in India? The Bombay Poets, Progressive Writer Movement, Dalit Literature, Bengali Renaissance. And that is Progressive Writers Movement. Progressive Writers Movement. The novel Coolie depicts the exploitation of a young village boy Munnu who seeks work in the city. This novel by Anand addresses. ये जो कुली जो है, जिसमें एक मुन्नू को दिखाया है जो कि चाइल्ड लेबर और क्लास एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होता है. सो द आंसर इज ए. चार्ल्स लैम, आप देख रहे होंगे अलग अलग जो है वो राइटर्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं. चार्ल्स लैम इज बेस्ट नोन फॉर हिज एसेज, पर्टिकुलरली द कलेक्शन टाइटल्ड, और वो हैं एसेज ऑफ इलिया. ये लास्ट टाइम के जो वर्क वो हैं वो करवा रही हूँ, क्योंकि इनकी डिटेल तो आपको सबको पता ही है और बड़ा मजा भी आ रहा होगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं. Lamb's essays are often characterized by their formal and academic tone, personal, whimsical and nostalgic style, harsh social criticism या साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन. देखो भैया, लैम्ब के जो एसेज हैं वो इनफॉर्मल एसेज होते हैं, मिंगलिंग ऑफ जो है वो जॉय एंड पैथोस होता है, और इसीलिए उनके जो एसेज हैं वो पर्सनल होते हैं, थोड़ा सा विम्सिकल भी होते हैं और नॉस्टैल्जिक होते हैं. Along with his sister Mary, Charles Lamb co-authored which work of children literature based on Shakespeare's plays? Tales from Shakespeare, Midsummer Night's Dream Retold, The Children Shakespeare, Shakespeare for Young Readers. तो ये है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, जिसमें 20 प्लेस को उन्होंने लिया है. कॉमेडीज रखी हैं मैरी लैम्ब ने और ट्रेजेडीज ली हैं चार्ल्स लैम्ब ने. Which of Charles Dickens' novel begins with the famous line It was the best of time, it was the worst of time, और ये है A Tale of Two Cities, और वो दो सिटीज कौन सी हैं, लंदन और पेरिस,
जो कि बैकड्रॉप पे लिखा हुआ है किसके, फ्रेंच रेवोल्यूशन, और इसको लिखने के लिए किसकी मदद ली थी, कार्लाइल के। Dickens is renowned for his vivid portrayal of aristocratic life, Victorian London, rural landscape या mythological creatures। देखिए, डिकेंस जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं विक्टोरियन लंदन के लिए जाने जाते हैं। और डिकेंस का जो लास्ट नॉवल था विच ही कुड नॉट फिनिश, दैट वाज द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। लेकिन जो लास्ट रिटन नॉवल था दैट इज आवर म्यूचुअल फ्रेंड। The character of Miss Havisham appears in which Dickens novel? Miss Havisham Dickens के कौन से नॉवल में आती हैं? जो that is Great Expectations, फिलिप पिरिप की कहानी, that is जो है कैरेक्टर है मिस हैविशम। कौन थी मिस हैविशम, अगर आपको याद हो तो मिस हैविशम कौन थी बताइए? जो कि एक स्पिंस्टर थी, जिनकी शादी से पहले ही उनका मतलब शादी होने वाली थी, दूल्हा नहीं आया था, तो वो जो है अपना वो पूरे ऐसे घर में ऐसे ही घूमती थी। और एस्टेला को भी उन्होंने इसी प्रकार से तैयार करा था, दैट इज ग्रेट एक्सपेक्टेशन। हार्डीज novels are primarily set in the fictionized region of Wessex। वेसेक्स है, और वेसेक्स का सबसे पहले जो यूज किया था उन्होंने, जो वेसेक्स टर्म यूज किया था फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड में। विच ऑफ हार्डीज नॉवल फीचर्स टेस डर्बीफील्ड एज इट्स ट्रेजिक प्रोटैगनिस्ट? और ये कौन सा है? जूड द ऑब्सक्योर, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, या टेस ऑफ द डिअबरविले? एंड दैट इज टेस ऑफ द डिअबरविले। और ये जो है नॉवल बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से इसके लिए उनको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था। और ये इसमें उन्होंने किंग लियर की जो मतलब लाइंस भी यूज़ करी हैं, एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज आर वी टू गॉड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट में इसमें देख लूँ, यही वाला क्वेश्चन है। ये था 36 रह गया। हार्डीज लिटरेरी वर्क्स ऑफन एक्सप्लोर्स थीम ऑफ। हार्डी अपने आप को, हार्डी को वैसे पेसिमिस्ट कहा जाता है, लेकिन हार्डी अपने आप को मिलियोरिस्ट कहते हैं। यानी कि बेलियोरिस्ट का मतलब होता है कि वन कैन मेक लाइफ बेयरेबल विद द हेल्प विद हिज एंडेवर्स। तो हार्डी के लिटरेरी वर्क्स जो है वो थीम के बताते हैं। बेसिकली हार्डी बिलीव्ड इन चांस एंड फेट, कॉस्मिक आयरनी, तो फेट, नेचुरलिज्म एंड द डिक्लाइन ऑफ रूरल लाइफ। Matthew Arnold was a prominent figure in which literary era? Romantic, Victorian, Edwardian या modern? Matthew Arnold जिन्हें the most pessimistic poet of Victorian England। पता नहीं क्यों थे इतने pessimistic। Arnold's influential essay Culture and Anarchy argues for the importance of economic reforms, social revolution, culture as a unifying force against societal chaos या साइंटिफिक एडवांसमेंट। जो उनका कल्चर एंड अनार्की है, जिसमें उन्होंने 3 क्लासेस को बताया है, और जिसमें उन्होंने अपने आप को भाई बारबेरियंस, फिलिस्तीन्स और पॉपुलेस इन क्लासेस को बताया है। और ये उन्होंने कहा कल्चर इज अ यूनिफाइंग फोर्स अगेंस्ट सोसाइटल केओस। द पोएम डवर बीच, बेसिकली डवर बीच को एलिजी भी माना जाता है, लेकिन किस चीज पे एलिजी है ये? इट इज एन एलिजी ऑन द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। पी बी शेले
is a major figure of which generation of English romantic poets? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. थर्ड तो थे ही नहीं. सेकंड जनरेशन, इनसे जो है फर्स्ट जनरेशन वाले इन्हें पसंद नहीं करते थे, इसीलिए इन्हें सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री का मेंबर भी माना जाता था. Which of Shelley's long poems is a lyrical drama inspired by the Greek myth of Prometheus Bound? Prometheus Bound जो कि एस्केलस का वर्क है, उससे प्रभावित होकर इन्होंने वर्क लिखा है Prometheus Unbound. और इनकी वाइफ मैरी शेले का वर्क है फ्रैंकेनस्टीन, जिसे प्रीकर्सर ऑफ साइंटिफिक फिक्शन कहा जाता है. उसका नाम है द मॉडर्न प्रोमेथ्यूस. The famous line, if winter comes, can spring be far behind, is from which of Shelley's odes? Ode to a Skylark, Ozymandias, Ode to the West Wind, या To a Skylark. तो ये बहुत ही फेमस लाइन है कि अगर आज दुख है तो कल सुख भी होगा. और ये टर्जा रिमा में लिखी हुई पोयम साइंटिफिक कैडर को बताती हुई, दैट इज Ode to the West Wind. Which of Keats' odes begins with the line "Thou still unravished bride of quietness"? और ये है Ode on a Grecian urn, जिसकी एक और बहुत खूबसूरत लाइन है. That is, बताइए बताइए कौन सी लाइन है? Truth is beauty, beauty is truth, ये known to all. A thing of beauty, the joy forever, एंडीमियन की है. ठीक है जी. हाँ जी, हाँ आगे बढ़ते हैं. कीट्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर दूं. कीट्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी. नेगेटिव कैपेबिलिटी जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली कीट्स ने खुद के लिए और विलियम शेक्सपियर के लिए यूज किया है. तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव कैपेबिलिटी, एक्सप्रेस नेगेटिव इमोशंस, बी सर्टेन एंड असर्टिव, रिमेन इन अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज, डाउट विदाउट. इसका मतलब होता है नेगेटिव कैपेबिलिटीज का मतलब होता है कि अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्री और डाउट में रहना बिना किसी रीजन की खोज में जाने के. एंड दैट इज सी. कीट्स रोमांटिक पोएम अबाउट अ नाइट एंचेंटेड बाय अ फेरी इज टाइटल, जो कि एक लिटरेरी बैलेड है. एंड दैट इज ला बेल देम सांस मर्सी, जो कि एक लिटरेरी बैलेड भी है. एल्फ्रेड टेनिसन वॉज अ पोएट लॉरिएट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद पोएट लॉरिएट बने थे. उस समय कौन सी रानी का शासन था बताइए? एंड दैट इज, भाई इनको क्या कहा जाता है? टेनिसन कहलाते हैं द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड, जिन्होंने विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज को अपनी पोएम्स में दिखाया है. इन्होंने खुद ये भी कहा है कि आफ्टर शेक्सपियर, वो खुद कहते हैं कि वही हैं जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में योगदान दिया है. Which of Tennyson's epic poem retells the legends of King Arthur and the Knights of the Round Tables? Ulysses, In Memoriam या Idylls of the King. And that is Idylls of the King, जो कि 12 idyls हैं. The poem The Charge of the Light Brigade by Tennyson commemorates a historical military event during which war? देखो इन्होंने नेपोलियनिक वॉर्स पे जो लिखा है वो डायनेस्ट है, और क्रीमियन वॉर पे जो पोएम लिखी है दैट इज द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड. Which of T.S. Eliot's poem is considered a landmark work of modernist poetry, known for its fragmented structure and diverse allusions? Allusion का मतलब होता है कि जब हम कोई एग्जाम्पल देते हैं, whether it be of person or any text or anything, तो उसे allusion कहा जाता है. और वो कौन सा है? That is the Wasteland, जो उन्होंने एजरा पाउंड को समर्पित किया है. 434 लाइन्स की ये पोएम है. और इसमें डिसइल्यूजनमेंट ऑफ वर्ल्ड वॉर जो है, डिसइल्यूजनमेंट दिखाया है. इलियट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव विच ही डिफाइंड एज. ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लिया है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में. और उनका ये मानना है कि हालांकि ये टर्म दी गई थी वॉशिंगटन एल्स्टन के द्वारा, लेकिन इसे फेमस किया T.S. Eliot ने. तो ये क्या है? अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ सिचुएशन, अ चेन ऑफ इवेंट्स विच शैल बी द फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर इमोशन. इस बात का मतलब ये है कि कोई आप
इवेंट्स देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो वो आपके अंदर अगर वही इमोशन जगा पा रहे हैं तो उस चीज़ में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है। लेकिन अगर आप ट्रेजेडी देखते हुए भी हंस रहे हैं तो इसका मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है। द आंसर इज ए। And the last question for today, the famous opening line, April is the cruelest month, is from which of Iliad's poems? Gerontion, The Hollow Man, Wasteland, Tradition and the Individual Talent। ये बहुत ही फेमस लाइन है और ये एक तरीके से एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट भी है, तो दैट इज द वेस्टलैंड। तो ये हुआ आपको का एक क्विक रिवीजन मैंने आपको करवाया है। कुल 51 क्वेश्चंस, 17 राइटर्स के 3-3 क्वेश्चंस लिए थे और इसके बाद ये तो बहुत लेवल हल्का फुल्का सा लेवल था। मैंने कहा एक थोड़ा सा है ना ठंडी हवा का झोंका सा, तो बस यही था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल। बाय बाय।